वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपनी अपने इसमें। ठीक है। अच्छी चल रही तैयारी। चलो बढ़िया। चलो अपन आज है अपने यहाँ पे द हिंदू के एनालिसिस के साथ। आज की डेट है 8 नवंबर। ठीक है, मंडे है आज, 8 नवंबर 2021। ठीक है, तो आज का हम करेंगे द हिंदू का एनालिसिस। ठीक है, तो अपन सबसे पहले जैसे न्यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर अपने एडिटोरियल्स करेंगे। ठीक है, न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है। ठीक है, इस वजह से पहले न्यूज़ और न्यूज़ पे खासकर ध्यान रखेंगे। ठीक है, और सॉरी, मैं जैसे आपको मैंने अभी पिछले वीडियोस में बोला था कि जैसे मैं कुछ तैयारी कर रहा हूँ अच्छी, जिसमें मतलब नवंबर से लेके 1 नवंबर से लेके 1 नवंबर से लेके सारे मतलब करंट अफेयर जितने भी करंट अफेयर है, जितने भी करंट इशूज़ है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा आईएमपी वो सारे अपन करने वाले हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे करंट अफेयर की वीडियो में 1 तारीख से 1 नवंबर से। ठीक है, इसके पहले की भी करेंगे लेकिन वो अभी नहीं करेंगे। ठीक है, अभी बस 1 नवंबर से 1 नवंबर से करेंगे। ठीक है, तो उसकी भी वीडियो रोज़ सुबह 4 या 5 बजे डल जाएगी। ठीक है, डेली बेसिस पे करंट अफेयर का उसमें एनालिसिस होगा। उसमें बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से नोट्स वगैरह बनाए हैं मैंने, और जैसे मैं जो करने की सोच रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया तरीके से उसमें समझ में आएगा। जैसे आप न्यूज़पेपर में, जैसे अभी अभी COP26 G20 मीटिंग, ये सारी जो मीटिंग्स हुई, तो ये सारे न्यूज़पेपर में तो अच्छा ठीक रहा बढ़िया तरीके से, लेकिन उसमें क्या है, उसमें तेरे अच्छे तरीके से बताएंगे पूरा। जैसे G20 का वो उठाया टॉपिक, तो G20 का पूरा पूरा बताएंगे पूरा ऐसा। ठीक है, तो वो करंट अफेयर का वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, जहाँ पे मैं न्यूज़पेपर की PDF भी डालता हूँ, और जैसे वो जो करंट अफेयर के वीडियोज़ आएंगे, ठीक है, उसकी भी PDF वहाँ डालूँगा, वहाँ प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, अब अपना एक सुबह दिन के क्या होगा, दिन के 3 वीडियोज़ आएंगे। ठीक है, एक सुबह सुबह कौन सा, करंट अफेयर का। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सुबह समथिंग 4 या 5 बजे जैसा होता है वो, तो उस टाइम पे। ठीक है, एक वो वाला। ठीक है, दूसरा अपना ये जो द हिंदू का एनालिसिस का वीडियो है, ठीक है, ये वाला। ठीक है, तीसरा वीडियो आएगा क्वेश्चन बेस्ड। देखो, प्रीलिम्स के हिसाब से, या फिर जो अदर जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे जिस भी एग्ज़ाम में, तो उनके हिसाब से अपन क्या करेंगे, इसमें से जो अपन ने क्या किया, करंट अफेयर्स वगैरह किए। ठीक है, उसके बाद में जो अपना द हिंदू का एनालिसिस किया, तो इन दोनों के क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा IMP। ठीक है, वो यहाँ पे करेंगे अपन MCQ बेस्ड। ठीक है, इसके आंसर आप ही को देने होंगे, मैं बाद में अगले दिन बताया करूँगा उसके आंसर्स। ठीक है, वो अच्छे तरीके से बता दूंगा आपको, अभी समझ नहीं आया होगा तो बस इतना बोल रहा हूँ कि दिन के 3 वीडियो आएंगे, एक करंट अफेयर का, दूसरा अपना द हिंदू के एनालिसिस का, तीसरा अपना क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, प्रीलिम्स के प्री के लिए क्वेश्चन आंसर्स का जो MCQ बेस्ड होंगे। बाकी मेंस का आंसर आप ही को लिखना है। ठीक है, आप ही अपनी अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजी बनाइए। हाँ, हालांकि थोड़ा सा गाइडेंस कर सकता हूँ उसमें मैं, लेकिन आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि जो सब्जेक्टुअल नॉलेज है वो भी लगती है मेंस का आंसर लिखने में बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, इस वजह से। और ये वाला जो ये जो तीनों वीडियो रहेंगे सेशन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो तीनों वीडियोस को देखना, आज से नहीं तो कल से। आज से तो नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से, कल से रेगुलर बेसिस पे तीनों वीडियोस आएगी। ठीक है, कल से रेगुलर बेसिस पे तीनों वीडियोस आएगी, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और डेली बेसिस पे ऐसे ही। इससे क्या होगा कि जैसे जो करंट अफेयर है, जो करंट इशूज है, जैसे जो द हिंदू में नहीं आते, जैसे जो इंडियन एक्सप्रेस और जो अदर जो एग्ज़ाम्स, मतलब अदर जो भी न्यूज़पेपर है उसमें आते हैं, तो वो सारे कवर करेंगे। ठीक है, PIB रिपोर्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना पेपर के पर्सपेक्टिव से, वो इम्पोर्टेंट वो सारा कवर करेंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा कौन से सेक्शन से भी है, ये कौन से पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उस हिसाब से पूरा ओवरऑल कवर करेंगे इसको। दूसरा अपना द हिंदू तो है ही। ठीक है, तीसरा इनके ऊपर, दोनों के ऊपर, द हिंदू जो अपना एनालिसिस है उसके ऊपर, और जो अपना क्या, जो करंट अफेयर का वीडियो है, इनके ऊपर मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा, तो वो आपको यहाँ दिए जाएंगे थर्ड वीडियो में। ठीक है, तो तीनों बढ़िया तरीके से देखना, पूरे देखना। ठीक है, चलो अपना द हिंदू का एनालिसिस शुरू करते हैं अपन। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है कि जैसे जो फिशरमैन
जो फिशरमैन्स वगैरह है वहाँ पे उनकी क्या हुआ है, जैसे उनको मार दिया गया है किसकी तरफ से, मतलब जैसे जो पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, ठीक, मतलब पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, उन्होंने क्या किया है, जो मेरीटाइम सिक्योरिटी है, मतलब जैसे जो बॉर्डर लाइन होती है, क्या होता है कि जैसे मान के चलो ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये इंडिया है, ठीक है, अब ये जो समुद्र का ये अरब वो वाला है समुद्र का एरिया, तो यहाँ पे एक ऐसी लाइन होती है जिसको जैसे जो आपको ने उसमें भी देखी होगी श्रीलंका वाले इसमें, तो वो लाइन के पास में फिशरमैन फिशिंग कर रहे थे, तो ये पाकिस्तान ने क्या किया, सीधे ओपन फायरिंग कर दी उनके ऊपर, जिसकी वजह से फिशरमैन की डेथ हो गई है, ठीक है। बस इसमें अभी इतना ही है, बाकी अभी देख लेना, आगे आएगा इसके ऊपर एडिटोरियल आर्टिकल, ये बहुत ज़्यादा बड़ा मैटर बनने वाला है, ठीक है। तो अभी उतना कुछ खास नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि पाकिस्तान ने क्या किया, ओपन फायर कर दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से जो मतलब फिशरमैन है उसकी डेथ हो गई, ठीक है, और भी जो है वो इंजर्ड हो गए हैं कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला जो दिया है, रेन, मतलब जैसे चेन्नई में 24 घंटे में बहुत ज़्यादा बारिश आई है, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्लड आ चुका है, ठीक है, यही बात करेगी और कुछ नहीं, बस, ठीक है, इतना जान लीजिए, चेन्नई में फ्लड आ चुका है कुछ हिस्सों में, क्योंकि वहाँ से लगातार 48 आवर्स में बहुत ज़्यादा भीषण बारिश हुई है, ठीक है। जो एनडीआरएफ की टीम वगैरह है वो क्या मतलब वहाँ पे जा चुकी है, ठीक है, मतलब वो अपनी अपनी पोजीशंस होल्ड कर चुकी है, ठीक है, बस ये था उसमें, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला है, होल्ड इमरजेंसी मीट ऑन एयर क्वालिटी। इसमें क्या है कि जैसे जो अभी दिल्ली है, दिल्ली का जो क्या है अपना एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब वो देखा जाए एयर क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा गिरी हुई है, ऐसा बता रहा है। आज तीसरा दिन है तो भी बहुत ज़्यादा क्या है कि एयर क्वालिटी में कुछ इम्प्रूव नहीं है, ठीक है। ज़बरदस्ती जो वहाँ के पीपल्स है, जैसे जो दिल्ली के सिटीजन्स वगैरह है, उनको ज़बरदस्ती पॉल्यूटेड एयर का कंजप्शन करना पड़ रहा है, लेना पड़ रहा है, ठीक है। और इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग क्या होती है? स्टबल बर्निंग क्या होता है, देखो जैसे कि स्टबल बर्निंग खेती की, ठीक है, किसान है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये किसान की फील्ड है, ठीक है, उसने यहाँ पे खेती की, ठीक है, फसल काट ली, लेकिन फसल पूरी अच्छी तरीके से नहीं कटती है, ठीक है, कुछ ना कुछ बच जाता है इसका रॉ, जैसे नीचे का जड़ वगैरह, ठीक है। तो किसान क्या करता है, उसको जला देता है, सीधा सिंपल जला देता है। स्टबल बर्निंग इसी को बोलते हैं, सीधा सिंपल उसे जला देता है, क्योंकि जलाने से क्या है, टाइम भी वेस्ट नहीं होता, मेहनत भी नहीं लगती, ठीक है, हाँ। और जैसे जो पैसा मतलब जो मुनाफा होता है, जैसे एक तरीके से मतलब क्या बोलना चाहिए, कॉस्ट कटिंग हो जाती है किसान की, ठीक है। इस वजह से वो उसे निकालता नहीं है, उसे वो नहीं करता, उसे सीधे जला देता है। अब इसके बहुत सारे नुकसान हैं हमारी इन्वायरमेंट पे। पहला जो नुकसान आपको पता होगा स्टबल बर्निंग का, क्या? एयर पॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा जो इसका नुकसान है वो क्या है कि ये सॉइल की जो फर्टिलिटी है, सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है, कम कर देता है, ठीक है। यही और भी जैसे और भी नुकसान है इसके, ठीक है। और जैसे स्टबल बर्निंग के कारण जैसे बहुत सारे जो इंसेक्ट्स वगैरह है, बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो मर जाते हैं, ठीक है। ज़मीन बंजर सी हो जाती है, उसके ऊपर अपन पेस्टिसाइड डाल दो तो जिसकी वजह से उत्पादन वगैरह में कमी आती है, तो और ओवर यूज़ करना पड़ता है पेस्टिसाइड वगैरह, ठीक है। ये होते हैं स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग क्या आई समझ में, ठीक है। तो वही है कारण इसका, स्टबल बर्निंग मतलब कारण है जो दिल्ली में मतलब इतना ज़्यादा उसकी जो एयर में पॉल्यूशन मतलब वो हो रहा है, इसकी वजह से। खासकर जो अपना एरिया है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सारा जो एरिया है इनकी वजह से, ठीक है। वैसे तो गवर्नमेंट ने स्टबल बर्निंग को बहुत पहले से ही बैन कर दिया है, मतलब लगभग 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी ऐसे मतलब देखने में आ रहा है कि लोग करते हैं, ठीक है, इस वजह से। और इसमें गवर्नमेंट की अप्रोच भी थी, पता है क्या? जैसे पिछले कुछ आर्टिकल्स वगैरह, एडिटोरियल्स वगैरह देखा जाए, अपन जैसे करंट अफेयर में स्टबल बर्निंग वाला एक एडिटोरियल पकड़ेंगे, ठीक है, उसमें अच्छे तरीके से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, अनाउंस किया है कि जैसे जो किसानों वगैरह को इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे जो स्टबल बर्निंग वगैरह की जगह वो उसको जैसे वो कर सके। और गवर्नमेंट ने बोला है कि जैसे बायो डिकम्पोजर सॉल्यूशन बनाया जाएगा, ठीक है, याद रखना है ये बायो डिकम्पोज
डिकम्पोजर सॉल्यूशन, ठीक है, डिकम्पोजर सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन क्या करेगा, इस सॉल्यूशन को क्या किसान है ना खेत में छिड़केगा, ठीक है, उसको जलाने की जगह वहाँ पे ये जो मतलब डिकम्पोजर है ये छिड़केगा तो वो डिकम्पोज हो जाएगा वो सब कुछ, ठीक है, इस वजह से ये बनाया गया। और इसी चीज़ को लेके क्या किया है, जो हमारे दिल्ली की जो मतलब जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है उन्होंने सेंटर से गुहार लगाई है कि मीटिंग करवाई है, जैसे स्टेट्स आजू बाजू के स्टेट्स के साथ मीटिंग मतलब वो की है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी, ठीक है, उसी में यही बात थी और कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट एक यहाँ पे एक आर्टिकल है, आप इसमें इतना याद रखिए, जो अब्दुल अब्दुल जब्बार है, जो अब्दुल जब्बार है, इनको क्या मिला है, क्या मिला, अपना पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है, मंडे के दिन। किनको, अब्दुल जब्बार। अब ये इनको क्यों किया गया है, क्योंकि ये देखो जैसे जो भोपाल गैस कांड हुआ था ना, भोपाल गैस कांड हुआ था ना 1949 में, तो उसमें सॉरी 1984 में, तो उसमें क्या ये खुद भी उसमें मतलब इनको भी बहुत ज़्यादा हार्म वगैरह हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद भी इन्होंने क्या किया कि जैसे जो लोग हैं और जिनको जैसे नुकसान हुआ है इसकी वजह, जैसे भोपाल गैस कांड की वजह से, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प की है वो, ठीक है, इस वजह से इनको ये पुरस्कार दिया गया, कौन सा, पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, ठीक है, ये याद रखना, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली में पद्मश्री अवार्ड किसे दिया गया, तो किसे दिया गया, अब्दुल जब्बार, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते। अब यहाँ पे पेज नंबर 10 पे हमारे 2 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल दिए हुए हैं। इसमें से ये वाला जो है इसमें बस ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, इसमें बस बोला गया है कि जैसे जो अभी कोरोना वायरस के जो ये मतलब कोरोना वायरस के केसेस जो अभी आ रहे हैं उसमें कौन सा वाला AY.4.2, ठीक है, वायरस जो है इसका नाम है, ठीक है, और ये वाला जो है मतलब कम खतरनाक है बोला जा रहा है, मतलब उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, ठीक है, ये 0.1% से भी मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.1% से भी मतलब कम है, ऐसा बोले जा रहा है, बाकी इतना कुछ खास नहीं दिया है इसमें, ठीक है। जिसके बारे में वैसे अगर जैसे अभी तो शुरू हुआ है, आगे आएगा एडिटोरियल वगैरह आर्टिकल्स वगैरह आएंगे, ठीक है, उसकी टेंशन मतलब उतना ज़्यादा उस पर उस टाइम पे अच्छा समझेंगे, क्या है अभी उसमें छोटा सा एकदम इतना ही न्यूज़ दिया है और कुछ नहीं, फालतू चीज़ें बाकी। अब ये वाला एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, ये इंटरनेशनल रिलेशन से वो है, तो जिसकी वजह से ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से सेकंड वाले जो अपना जीएस पेपर 2 है उसके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या बोला गया है कि जैसे जो इटालियन जो मतलब इटली के ऊपर, जैसे इटली के साथ क्या हुआ था कि जैसे हमारे बैन जो थे, मतलब जैसे इटली के साथ डिफेंस कंपनी के साथ मतलब बैन्स वगैरह थे ट्रेड वगैरह के साथ, तो वो चीज़ें हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने हटाने की बात की है, ठीक है, मतलब हटाने की बात हटा ही दी है, मान के चलो हटाने की बात की है। जैसे जो VVIP जो अगस्त वेस्टलैंड के जो VVIP हेलीकॉप्टर्स वगैरह होते हैं ना, उसकी जो डील्स वगैरह थी वो मतलब उस पर बैन वगैरह था, तो वो अब चालू करेगा, ठीक है, इंडिया उनसे खरीदेगा, क्योंकि जैसे जो इंडिया को मतलब ज़रूरत है जिसकी उन हेलीकॉप्टर्स वगैरह की, हैवी वेट हेलीकॉप्टर्स है ये सारे, ठीक है, इसकी ज़रूरत है इंडिया को। और जैसे इसके वजह से जैसे देखा जाए तो मतलब जब से इसके साथ इटली के साथ अपने रिलेशन मतलब जैसे डिफेंस ट्रेड रिलेशंस वगैरह जो है वो बंद हुए थे, तब से अपनी जो नेवी है उसको थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था, सब बोला गया। तो अभी जैसे जो G20 की मीटिंग थी उसमें क्या हुआ, जो नरेंद्र मोदी है और जो मतलब इटली के प्राइम मिनिस्टर है, कौन क्या नाम है इनका, मारियो द्रागी, इन्होंने बातचीत की, उसी में ये इंडिया ने अनाउंस किया, जहाँ पे अजीत डोभाल जी भी थे, और जैसे जो मतलब अपने जो वो थे कौन से नेशनल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो अपने एस जयशंकर जो है वो भी थे वहाँ पे, तो उन्होंने ही मतलब ये वहाँ पे ही बात हुई थी कि जैसे हम सारे प्रतिबंध जो है मतलब इटली के ऊपर इंडिया के द्वारा लगाए वाले वो हटा देंगे, ठीक है, डिफेंस सेक्टर्स वाले, ठीक है, और उसमें वही बात हुई और कुछ नहीं, ठीक है। और इसमें बोला गया कि जैसे इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि जैसे जो 2 कारण थे जिसकी वजह से अपने इटली के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे। पहला जो एक है वो अगस्त मतलब अगस्त घोटाले की वजह से, ठीक है, और दूसरा
दूसरा जो है, क्योंकि इटालियन जो मतलब नेवी है, उन्होंने क्या किया था कि जो हमारे इंडियन जो मतलब वो है फिशर्समैन वगैरह, उनको क्या किया था, मतलब गोली वगैरह मार दी थी, ठीक है। वो जैसे जैसे अभी पाकिस्तान के साथ आपको बताया, वैसे ही कुछ केस रहा होगा, ठीक है। वही चीज़ें जैसे श्रीलंका के साथ भी चल रहा है, फिशर्समैन का केस बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, तो जिस पे इस पे ध्यान देना। वैसे वैसे ये वाला जो मतलब G20, मतलब ये जो है, ये अपन करंट अफेयर में भी कवर करेंगे अच्छे तरीके से, दूसरी भी चीज़ों को लिंकेज करते हुए, ठीक है। यहाँ पे बस इतना देख रहे हैं कि पेपर में क्या दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर बेसिस पे रोज़ देखना, ठीक है। आया समझ, ठीक है। वैसे आज से नहीं, कल से डलेगा, ठीक है, सुबह 4 बजे से समथिंग, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखते हैं, तो इसमें कुल मिला के यही है कि इंडिया ने सारे प्रतिबंध हटा लिए इटली की तरफ से, इटली के ऊपर जो लगे हुए थे, ठीक है। और जैसे डिफेंस सेक्टर में अभी जैसे ट्रेड वगैरह के साथ, मतलब ट्रेड करने वाला है, उसके साथ जैसे कोऑपरेशन करेगा दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ, ठीक है। इंडिया उससे मतलब इंडिया उनसे कौन से हैवी वेट हेलीकॉप्टर्स वगैरह खरीदने की बात करी गई है, ठीक है। और वहाँ पे क्या है कि जैसे जो इंडिया है वो और भी जैसे अदर जो चीज़ें उनके साथ भी जैसे ट्रेड है, और भी जैसे फिर जो क्लीन एनर्जी है, ये क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन, ये सारी चीज़ों पे एक साथ वर्क करेगी दोनों कंट्रीज, ऐसा बताया गया है, ठीक है। और को ज़्यादा कुछ नहीं बताएगा। और ये सब कहाँ हुआ, G20 का जो समिट हुआ था ना अभी अपना, G20 का समिट रोम में, वहीं पे ये सब बातें हुई है, तो वही बताया गया। और जैसे आने वाली, जैसे जब इंडिया समथिंग 2022 या 2023 में इंडिया होस्ट करेगा G20 को, तो उसमें ये इनकी मीटिंग फिर से होगी, ऐसा बोला गया है, मतलब प्रोबेबली, ठीक है, या उससे पहले भी हो सकती है। तो यही था इस आर्टिकल में। नेक्स्ट देखते हैं। अब वर्ल्ड सेक्शन की न्यूज़ में उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, बस मतलब ये यहाँ पे ऊपर हेडलाइन बता देता आपको, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये जो ईरान के जो पीएम है, उनके ऊपर क्या हुआ कि हमला हुआ था जैसे, तो जिसकी वजह से उनको क्या किया है अभी कि सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, ठीक है। मतलब उतना कुछ खास नहीं अपने लिए, वो ऐसी है, वो लोगों ने मतलब उधर वो चल रहा है, ठीक है, इराक की, ठीक है, इराक में। फिर दूसरा यहाँ पे जैसे जो शी जिनपिंग है, मतलब वही पार्टी फिर से ऐसी कुछ, मतलब वही पार्टी फिर से इलेक्ट होने वाली ऐसी कुछ बात कर रहे हैं वो, ऐसा, ठीक है। वो अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जिस दिन इलेक्ट हो जाएगी उस चीज़ पे बात करेंगे, ठीक है, जिस दिन वो बन जाएगी, ठीक है। पार्टी अभी जैसे नई गवर्नमेंट बनने की बात कर रही है चाइना में, तो हो सकता हो कि शी जिनपिंग तीसरी बार फिर से मतलब वहाँ के वो बन जाए, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस जो ऐसे जो सूडान में क्या हुआ था, तख्ता पलट हुआ था, आर्मी ने कंट्रोल कर लिया था सब कुछ, है ना। तो उसी चीज़ के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया, मतलब वहाँ पे लोग कर रहे हैं, ठीक है, वही बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। और बाकी कुछ भी खास नहीं है यहाँ पे। फिलिस्तीन और जैसे इसराइल के बीच में फिर से तनाव बढ़ गए। इसराइल मतलब जैसे जो अमेरिका यूएस की जो वो है एम्बेसी, उसको खोलने की बात करें मैं, फिलिस्तीन जो है, फिलिस्तीन वो इसराइल पे मतलब भड़क गया, और कुछ नहीं, रिलेशंस ख़राब हो गए, थोड़े बहुत नोक-झोंक हुई है, मान के चलो। इनके बीच का जो है वो दिक्कत क्या है, फिलिस्तीन और इसके बीच का, चलो बताता हूँ आपको, ठीक है, ऐसी शॉर्ट में बता देता हूँ वो भी। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये जो मैप है ये वाला है कौन सा, फिलिस्तीन का, ठीक है, ये वाला एरिया, ये इसराइल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले इसराइल अस्तित्व में ही नहीं था, मतलब पहले इसराइल था ही नहीं, ठीक है। ये वाला जो पूरा एरिया है ये आता था किसके, फिलिस्तीन के अंडर में। इसराइल यहाँ कहीं थोड़ा सा इधर कहीं, मतलब छोटा सा एकदम एरिया रहा होगा। लेकिन क्या हुआ कि फिर इसराइल है, उसने पूरा ऑल ओवर कंट्रोल कर लिया किस पे, फिलिस्तीन। और धीरे धीरे यहाँ पे ये जो है इसमें भी कोशिश करते रहता है, जिसकी वजह से इन लोगों के बीच में बहस है। ये वाला जो एरिया फिलिस्तीन का, इसमें भी ये वाला जो एरिया है यहाँ पे भी घुसने की कोशिश करता है इसराइल, ठीक है। और इसराइल ने पूरा टेक ओवर कर चुका है। इसराइल बहुत छोटा था लेकिन उसने क्या किया, पूरा फिलिस्तीन पे कब्जा कर रखा है, ठीक है, यही बात है और कुछ नहीं। और ये वाली जो पट्टी है ना, गाजा पट्टी बोलते हैं, इसको भी लेके बहुत ज़्यादा तनाव रहते हैं इन लोगों के बीच में, क्योंकि इसराइल इस पर पूरा अच्छे तरीके से कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है। यही चीज़ों को लेके और कुछ नहीं, मैटर इसी चीज़ का है, ज़मीन का, ठीक है। इतना ही कुछ था इसमें न्यूज़ सेक्शन में। और कुछ देख लेते हैं जैसे कुछ छूटा हो तो, ठीक है, नहीं तो फिर चलते हैं अपने एडिटोरियल सेक्शन की तरफ।
अब आते हैं हम हमारे एडिटोरियल सेक्शन की तरफ। तो एडिटोरियल सेक्शन में उतनी कुछ खास न्यूज़ नहीं है, बस ये वाली जो एक एडिटोरियल है ये इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस के थ्रू और एक स्ट्रेटेजी अपनी नेशनल सिक्योरिटी के थ्रू भी है, एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, तो यही वाला आर्टिकल करेंगे अपन, एडिटोरियल करेंगे अपन। ठीक है, ये वाला जो है ये वाला उतना खास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, जैसे जो पेट्रोल प्राइस और ऑयल प्राइस वगैरह की जो मतलब कट डाउन है उसके बारे में है। ठीक है, ये वाला भी उतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ना हो आप खुद पढ़िएगा। ठीक है, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ठीक, टेलीग्राम चैनल की। ये वाला भी उतना कुछ खास नहीं है, ये इथोपियंस वाला जो वो है। ठीक है, ये वाला जो है ये इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे इंडो पैसिफिक की बात हो रही है। इसमें क्या हुआ है कि जैसे एक ग्रुप बनाया गया है किसके द्वारा, जो यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स। कौन कौन है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों ने मिलके एक ग्रुप बनाया है, ट्राई जंक्शन बोल सकते हैं जिसको, है ना, एक ग्रुप बनाया। अब एक ग्रुप क्यों बनाया गया है, इसके सबके अलग अलग कारण है, हर कंट्री का अलग अलग कारण है। ठीक है, और सबका एक ही जो वो है, क्या है वो, चाइना को काउंटर करने के लिए। ठीक है, चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इमर्जिंग पावर है। ठीक है, इस वजह से, और जैसे वो उसकी देखा जाए तो एक तरीके से जो उसके मतलब नीति वगैरह है उतनी खास वो नहीं है, और जो ओपन ट्रेड रूट वगैरह है, जैसे ओपन ट्रेड रूट, एक ट्रेड रूट ओपन कर, वो ओपन ट्रेड रूट के लिए भी जैसे बहुत ज़्यादा घातक है। क्योंकि जैसे आपको मालूम है अभी चाइना क्या कर रहा है, चाइना के पास जो रीज़न है, जो उधर साइड का जो एरिया है ओशियन वाला, उसमें क्या अपनी मनमानी कर रहा है। ठीक है, वहाँ पे ट्रेड वगैरह अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है, करने दे रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से जो इंडिया का जो इंडिया के पास जो इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है उसको स्वतंत्र रखने की बात करी जा रही है इसमें। उसका पूरा मतलब वही है कि उसे स्वतंत्र रखा जाए ताकि वो फ्री ट्रेड जैसे कर सके वहाँ से, क्योंकि वो उसे एक मतलब एक सेंटर, अभी तक कहाँ पे था, चाइना के पास से जो मतलब वो एरिया था वहाँ से जो ट्रेड रूट था, लेकिन उसको खिसका के अब कहाँ, जैसे मेन रूट कहाँ, इंडो पैसिफिक जो अपना रीजन है ना, इंडियन ओशियन, वहाँ पे बात करी जा रही है, क्योंकि वहाँ से मतलब उसे एक सेंटर बनाने की बात करी जा रही है, जिससे इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, तो चलो जान लेते हैं इसमें कि ये क्यों बनाया गया। तो ये तीनों कंट्री के अलग अलग रीज़न थे। ठीक है, पहला रीज़न अपन समझते ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑस्ट्रेलिया का रीज़न ये था क्योंकि क्या है कि जैसे ये जो चाइना है उसने क्या किया था, न्यू मतलब पॉलिसीज़ वगैरह लाई ट्रेड को लेके, जिसमें जैसे जो ऑस्ट्रेलिया है जिसको बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हुआ जिस चीज़ की वजह से। ठीक है, पहला रीज़न ये। ठीक है, दूसरा ये कि चाइना की जो बढ़ती हुई पावर है, बढ़ती हुई नेवी है, वो खतरा बन सकती है किसके लिए, ऑस्ट्रेलिया के, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने ये मतलब ऑस्ट्रेलिया का रीज़न ये था ज्वाइन करने का। ठीक है, ये ग्रुप को, ठीक है, ये ग्रुप बनाने का। दूसरा देखते हैं यूके का क्या है। यूके का ये है, यूके को कोई स्पेसिफिकली मतलब चिड़ नहीं है, यूके को इसलिए है क्योंकि फ्री ट्रेड मतलब जो फ्री ट्रेड रूट है यूके चाहता है, तो वो उसको कहाँ से मिलेगा, इंडो पैसिफिक से मिलेगा। ठीक है ना। और उसने जैसे आपने पिछले कुछ आर्टिकल्स वगैरह भी देखे होंगे, उसमें बताया कि यूके इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करना चाह रहा है, जिसमें मतलब जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ये सारी चीज़ें जैसे अच्छे तरीके से हो सके। और इंडिया को उन्होंने क्या बताया, एक भरोसेमंद वो बताया। ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक रीजन सही रहेगा। ठीक है, अब यूएस का क्या रोल काल है, यूएस ने क्यों, तो यूएस को आपको मालूम है कि जैसे जैसे चाइना की इमर्जिंग मतलब जैसे जैसे चाइना की पावर बढ़ रही है, ठीक है, यूएस का जो डोमेन है इंडो पैसिफिक और इधर साइड के जो एरिया है, इसमें मैंने आपको पहले बताया, इसमें क्या हो रहा है कि घट रहा है, जिसकी वजह से ये पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये क्योंकि जैसे जैसे चाइना की पावर बढ़ रही है, तो यूएस को एक डर है कि सुपर पावर चाइना ना बन जाए सबसे पहली। ठीक है, जो अभी यूएस है। ठीक है, बहुत सारी जो बातें हैं यूएस की, बहुत सारे जो जैसे वो तनाव है यूएस और चाइना के बीच में चलते रहते हैं, ये एक भी और कारण है। दूसरा और कारण है कि जैसे जो यूएस है उसने बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ ट्रीटी वगैरह करके रखी है, तो चाइना क्या करता है उनके साथ जैसे लड़ाई वगैरह करता है, तो जिससे इनडायरेक्टली यूएस भी उसमें जुड़ जाता है। ठीक है,
और यूएस को वहाँ पे फिर जाना पड़ता है बचाव के लिए, लेकिन वहाँ पे चाइना के साथ फिर उसके कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चालू हो जाते हैं। तो ये सारे कंट्रीज़ के रीज़न थे, ठीक है। इसमें ये 3 ही कंट्रीज है इस ग्रुप में, ठीक है। अब ये स्पेसिफिकली ग्रुप काउंटर करने के लिए, चाइना को ही काउंटर करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। यही सब कुछ है इसमें बढ़ता है इम्पॉर्टेंट अपने लिए, ठीक है। बाकी इसमें फिर चाइना और उसके रिलेशन दिए है, चाइना ऑस्ट्रेलिया, चाइना यूरोप, और इनके रिलेशंस वगैरह दिए है। तो इनके रिलेशंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको शॉर्टली बता दिया कि ये क्यों बनाया गया, और मतलब शॉर्टली बता दिया इनके बीच के तनाव, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का बताया कि मतलब उनके बीच में जैसे ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह को लेके हुआ था, दूसरा जैसे उसकी खुद की नेशनल सिक्योरिटी को लेके, ठीक है। और यूएस का आपको बता दिया, यूरोपियन यूनियन का भी बता दिया, ठीक है। यही सब कुछ है इस आर्टिकल में, उतना खास नहीं है ये, मतलब बस जितना था उतना। और ये जो AUKUS, ये जो मतलब एक वो बना है, एक मतलब जो जॉइंट बना है, ठीक है। ये दूसरी जो अदर कंट्रीज़ है उनके लिए भी अच्छा फ़ायदेमंद साबित है। जैसे जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनके लिए, जो आसियान नेशंस है, चाइना उन पर ज़्यादा दबदबा नहीं बना सकता। ताइवान के लिए ये अच्छा है, ठीक है। इंडिया के लिए अच्छा है, जापान के लिए अच्छा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चाइना क्या करता रहता है, हमेशा उसका खुद का डोमेन वो करने की बात करता रहता है, ठीक है। इसी वजह से ये जो है, ये जो जंक्शन है, ये जो एक ग्रुप बना है, ये अच्छा है इस चीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ये जो अदर आर्टिकल्स एडिटोरियल्स है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं। ये वाला एडिटोरियल जो है ये आप पढ़ सकते हो खुद से, मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे जैसे देखा जाए तो ये वाला जो एक आर्टिकल दिया, एडिटोरियल दिया हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ज़्यादा, ठीक है। ये आप खुद से पढ़ लेना अगर आपको लगे तो। इसमें वैक्सीनेशन के बारे में दिया हुआ, जैसे वैक्सीनेशन जैसे उसके बारे में दिया हुआ है कि जैसे उसको बनाना ये वो। और ये वाला जो एडिटोरियल है ये दिया है किसको लेके, ये दिया है पॉलिटिक्स को लेके, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। एक ही आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, वो है ये वाला, ठीक है। ये वाला MG नरेगा वाला, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पिछले बार भी अभी चल रहा था। तो मैंने सबसे पहले आपको MG नरेगा के बारे में बता दूं। MG नरेगा के बारे में मैंने वैसे बताया था टेलीग्राम पे, इसके पूरे नोट्स डले हुए, ये क्या है, कब मतलब शुरू हुई थी, ये सारी चीज़ें फिर से बता देता हूँ। ये रहा हमारा MG नरेगा, ये रहा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका पूरा फुल फॉर्म है, ठीक है। इसको पहले क्या बोला जाता है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, ठीक है। बाद में इसको क्या कर दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। ये 23 अगस्त 2005 को पास हुआ था, ठीक है। और कौन सी जो अपनी UPA की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी जब उसमें प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने किया था, ठीक है। और जैसे ये जो है लागू कब हुआ था, जब लागू कब हुआ था, ये पास तो 23 अगस्त 2005 को हो गया था, लेकिन ये लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को पास हुआ था, ठीक है। और जैसे लेजिस्लेशन में देख ले तो अपन, ये जैसे पब्लिश हुआ था, अब जैसे मतलब ये लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस कब हुआ था, मार्च में, 22 मार्च 2005 को इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। जो अपने रघुवंश प्रसाद सिंह, मतलब जो उस टाइम के कौन थे, जो मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट थे, उनके मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इसका एम क्या था, जो नॉन स्किल्ड वर्कर्स है, नॉन स्किल्ड वर्कर्स, उनको 100 डेज़ का, उनको क्या 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट देने की जब बात करी गई थी, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, काम देने के बाद अनस्किल्ड वर्कर्स को, ठीक है। जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनको 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट देने की बात की गई थी। और अगर उन जैसे वर्क डिमांड नहीं है तो भी वो वर्क करना चाहते, डिमांड करना चाहते, तो भी उनको उस पर क्या दिया जाता, वेज दिया जाएगा, भले ही कम दिया जाएगा, भले उनसे काम नहीं करे, लेकिन उसको उसमें वेज प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसी उस पर बात थी, ठीक है। यही सारी बात थी, ठीक है, और कुछ नहीं। और ये फिर न्यूज़ में क्यों था, तो ये बता दें कि जैसे बजट वगैरह में कमी आ गई थी, ठीक है। जैसे 2000 जो पिछले बार जो बजट मतलब प्रोवाइड किया गया था, उसमें क्या हुआ था कि जैसे इस बार जो बजट मतलब फाइनेंशियल ईयर का बजट जो प्रोवाइड किया गया, उसमें पिछले बार से कम था। इस बार मतलब जो प्रोवाइड किया गया कितना परसेंट कम, 36 समथिंग, तो सॉरी 34%, जैसे लास्ट ईयर से बजट कम दिया गया था। इस बार जो बजट अलॉटेड किया गया था, ठीक है, इस बार जो बजट एलोटेट किया गया था वो कितना किया गया था, 73 करोड़ रुपीस, लेकिन जबकि पिछले बार कितना गया था, 1.11 लाख करोड़ रुपीस दिया गया था, ठीक है।
तो इस बार मतलब इतना ही किया गया, इसका मतलब 34% कम कर दिया गया इसका जो बजट था वो, ठीक है। कोविड-19 के पैंडेमिक के कारण जैसे गवर्नमेंट के जो फाइनेंस में क्राइसिस की वजह से, ठीक है। तो जिसमें से 63.793 करोड़ रुपीस क्या हुआ, इसमें से जो गवर्नमेंट को जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स को अभी तक प्रोवाइड हो चुका है, बचा कितना है 8,921 करोड़ रुपीस बचा हुआ है, ठीक है, अभी उनको प्रोवाइड करने का, ठीक है। और जैसे यही बात करेगी, लेकिन जो द हिंदू की रिपोर्ट देखी जाए, द हिंदू ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, उसमें एक उन्होंने बताया था कि जैसे टोटल जैसे अभी तक देखा जाए कि खर्चा कितना हो गया था, 79,810 करोड़ रुपीस का अभी तक खर्चा हो गया है। मतलब ओवरड्यू कितना हो चुका है, 8,686 करोड़ रुपए का ओवरड्यू, मतलब एक्स्ट्रा वर्क हो चुका है। जितना बजट था उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क चला गया है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में गवर्नमेंट ने बोला था कि 50 करोड़ रुपए, मतलब 50,000 करोड़ रुपीस का मतलब एक्स्ट्रा बजट प्रोवाइड करेगी वो, ठीक है, इस स्कीम को, ठीक है। और इसमें फिर एक इशू देखने को आया था, कास्ट बेस्ड पेमेंट देखने को आया था, ठीक है। कास्ट बेस्ड पेमेंट मतलब जैसे जो ST SC वगैरह के जो लोग रहते हैं ना, उन लोग को जल्दी पेमेंट आ जा रही थी 1 हफ्ते के अंदर, और जो अदर जो कैटेगरीज हैं उनकी 2-2 3-3 महीने तक पेमेंट्स वगैरह नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से उन मतलब जो वर्कर्स हैं उनके बीच में क्या हो रहा था, एक मतलब भेदभाव होना चालू हो गया था, ठीक है। वही चीज़ें बोली जा रही है इसमें, और कुछ नहीं, इतना ही हुआ था। जिसके बाद जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह ने अपील की थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये चीज़ें ना हो, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सॉरी गाइस, इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था ठीक है, हम अब से आता है, मतलब अब से ध्यान रखा जाएगा इस चीज़ का, और कास्ट बेस्ड पेमेंट वगैरह नहीं होगी। तो उसी चीज़ के लेके एक एडिटोरियल आया है आज, ठीक है। ये देख लीजिए आप कौन से स्टेट्स वगैरह है जिसमें जैसे ओवरड्यू हो चुका है। जैसे ये जो ब्लैक में जितने दिख रहे हैं ना, जैसे MP वगैरह, राजस्थान, गुजरात, ये सारे इन्होंने ओवरड्यू कर लिया है, मतलब 100% जितना इनको फंड प्रोवाइड होता था उससे ज़्यादा यूज़ कर लिया गया है, ठीक है। और जैसे ये जो रेड में दिख रहे हैं, डार्क रेड में, इन्होंने क्या किया, 100% तक अपना जो मतलब फंड था वो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। जैसे UP हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, और जो लद्दाख वगैरह वाला हो गया हिस्सा, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि जैसे जो 90% समथिंग तेलंगाना वगैरह ने यूज़ किया, और 60 to 70% किसने, ये जो येलो में दिख रहा है, जैसे आप यहाँ गोवा को देख सकते हो, इन्होंने यूज़ किया है, ठीक है। यही चीज़ें इसमें प्रोवाइड किए थे, ठीक है। यही सारी बात पुरानी हो चुकी है। अभी जो एडिटोरियल आया उस पर बताता हूँ उसमें क्या बात है, नहीं, ये सब बातें आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये GS पेपर 2, GS पेपर 3 दोनों के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह को लेके और एम्प्लॉयमेंट वगैरह को भी लेके जैसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है स्कीम, इसका बहुत बड़ा रोल किसमें है, इकोनॉमी में है, ठीक है। इस वजह से ये दोनों एग्ज़ाम में, वैसे तो मेनली ये इसमें इसी कैटेगरी में आता है, कौन सी जो गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह वाली है ना उसमें, तो GS पेपर 2 के हिसाब से मेरे ख्याल से वो उसी में आता है ये, ठीक है। 1 मिनट गाइस, ये दोनों जो एग्ज़ाम में अपने GS पेपर 1 GS पेपर 2 और GS पेपर 3 के लिए, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि जैसे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और जैसे जो डेवलपमेंट की स्कीम्स वगैरह आती है, वेलफेयर स्कीम्स वगैरह, ये उसी का पार्ट है। तो इस वजह से ये क्या होता है, GS पेपर जो 2 है अपना, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा जो GS पेपर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट कैसे, जैसे जो गवर्नमेंट बजटिंग है, ठीक है, इसको लेके, और इसमें जो इश्यूज वगैरह आते हैं, इसमें जो ग्रोथ वगैरह को लेके से आते, तो यही चीज़ें आई है, तो जिस वजह से दोनों एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों एग्जाम में। अब जैसे आपको मैंने पूरा अभी तक का क्या है MG नरेगा और इस इशू वगैरह क्या आए थे न्यूज़ में, ये सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। अब इस एडिटोरियल में क्या बोला जा रहा है, इस एडिटोरियल में बोला जा रहा है, जैसे आपको मैंने बताया कि जो 50,000 करोड़ रुपीस का जो क्या था अपना, जैसे फंड प्रोवाइड करने की बात की थी, एक्स्ट्रा फंड गवर्नमेंट, तो उसी चीज़ को लेके बात है कि अभी तक फिर अभी जैसे गवर्नमेंट ने बोला, लेकिन फिर भी अभी तक उस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई प्रोवाइड नहीं किया गया फंड, ठीक है। यही सारी बातें की गई है इसमें, और पेमेंट वगैरह डिले और होती जा रही है। फिर इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया 2018 में क्या हुआ था कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मतलब एक वो किया था, जिसमें उन्होंने बताया था जैसे कि जो मतलब ये है, इसमें कुछ रूल्स हैं। पहला जो है, सबसे पहला इसमें ये है कि सबसे पहले ये जान लो कि इसकी जो पेमेंट है, जो MG नरेगा की पेमेंट है, ये 2 टाइप से होती है, मतलब 2 स्टेप्स में होती है। पहली जो स्टेप है वो एक इनवॉइस आता है, ठीक है, एक इनवॉइस आता है, गवर्नमेंट एक इनवॉइस भेजती है, ठीक है, जिस दिन वर्कर ने काम किया उसके 7 दिन के अंदर में
जिस दिन वर्कर ने काम किया उससे लेके 7 दिन के अंदर अंदर में ये इनवॉइस मैसेज आ जाता है, ठीक है। ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसको मैंडेटरी किया है, ठीक है ना। इनवॉइस मैसेज 7 दिन के अंदर। और सेकेंड स्टेज क्या होती है कि डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट आधार बेस, कौन सा, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के तहत उनके जैसे अकाउंट में डायरेक्ट जो है वो पेमेंट आता है, ठीक है। ये सेकंड स्टेप है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जैसे जो फर्स्ट स्टेज है उसको, जैसे आज वर्कर ने काम किया है तो 7 दिन के अंदर अंदर में उसके पास जो फर्स्ट स्टेप है मतलब इनवॉइस चला जाना चाहिए उस चीज़ का, ठीक है। सेकंड स्टेज जो है वो और 7 दिन, मतलब टोटल 15 दिन के अंदर अंदर ये पूरी जो पेमेंट की प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो गवर्नमेंट को उस पर एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह देने चाहिए, देने की वो है। जैसे जैसे पेमेंट डिले होते जाएगी पर डे उनको एक्स्ट्रा अलाउंस उस चीज़ का देना पड़ेगा। कुल मिला के आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे अपन किसी को ब्याज पे पैसे देते हैं ना, तो उसी टाइप का जैसे एक तरीके से ये चीज़ है, ठीक है। तो इसमें वही बोला गया कि जैसे गवर्नमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो गवर्नमेंट हमें जैसा, मतलब जैसे गवर्नमेंट ने उस चीज़ का ध्यान नहीं दिया और जैसे जो सुप्रीम कोर्ट ने बात करी गई थी उसका ध्यान नहीं दिया गया, ये सारी चीज़ें इसमें बताई है, ठीक है। और इसमें जैसे यही सब बताया गया और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और इसमें यही बताया गया कि 15 डेज़ के अंदर अंदर, मतलब इसमें राइट है उनके पास, मतलब जैसे पेमेंट हो जानी चाहिए, नहीं तो कंपेंसेशन मिलेगा उन्हें पर डे के हिसाब से, जैसे जैसे पेमेंट डिले होगा। और इसमें बताया गया कि जैसे अभी तक पेमेंट नहीं हुई है और ना ये कंपेंसेशन वगैरह की बात आई है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आया था इसमें, जैसे कास्ट बेस वो आया था, तो इसमें कास्ट बेस भी वही चीज़ें थी कि जैसे कास्ट बेस जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही थी, पेमेंट वगैरह कर रही थी। तो जिसकी वजह से जो ब्लॉक में जो ऑपरेटर रहते हैं ना, कंप्यूटर पीसी मतलब जो कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह रहते हैं, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ जा रही थी, क्योंकि क्या था, इन्हें अलग अलग कास्ट के हिसाब से जो डाटा था वो भेजना था, ठीक है। और उसी के बेस पे जैसे पेमेंट्स वगैरह आ रहे थे। तो इसमें क्या हो रहा था कि सबसे पहले तो बजट, मतलब जैसे जो उनका जैसे उनका हार्डवर्क वगैरह बढ़ रहा था, ठीक है। और उनको वो मतलब जैसे एक तरीके से जो उस चीज़ को जैसे उसके ऑपरेटर के हिसाब से देखा जाए तो उसके ऊपर कितना हार्डवर्क आ गया था कि पहले कास्ट बेस अलग अलग करो, फिर उसके बाद उसे उसके हिसाब से एंट्री करो, ठीक है, ये चीज़ें। अब उसके बाद में भी फिर उसे चेक भी करो कि जैसे वो इनवॉइस वगैरह ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए बहुत हार्डवर्क हो रहा था, ठीक है। तो वही चीज़ें बात करेगी। और ऊपर से ये जो था ये क्या कर रहा था, जैसे जो लेबर्स वगैरह, वर्कर्स वगैरह, उनके बीच में क्या डिस्प्यूट्स वगैरह, जैसे एक तरीके से अनइक्वलिटी वाला भाव पैदा कर रहा था, जो कि जैसे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस चीज़ पे कि ये जो है ये गलत है, ठीक है। उसके बाद जो स्टेट्स वगैरह की अपील हुई, उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कहा ठीक है आपसे ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, आपसे मतलब ऐसा इसके बेस पे पेमेंट्स वगैरह नहीं होगी जैसे कास्ट बेस पे। लेकिन यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि अभी भी क्या हो रहा है कि वही चीज़ें हो रही है। और जैसे जो इसमें बताया गया कि कास्ट बेस भी पेमेंट कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन उसमें भी पूरी तरीके से अच्छे तरीके से नहीं कर रही है। तो 46% जो एससी कास्ट से उसकी पेमेंट हुई है, बाकी 54% नहीं हुई, ठीक है। 37% जो है वही बस उतनी ही एससी कास्ट की भी पेमेंट वगैरह हुई है, ठीक है। और जो अदर्स है उसमें समथिंग 13 to 17% इतना ही कुछ जैसे उसका पेमेंट वगैरह हुआ है, और वो भी बहुत ज़्यादा डिले हुआ है, ठीक है। और जैसे इसमें बताया कास्ट बेस्ड पेमेंट, तो इनके पास जो है 7 डेज़ के अंदर अंदर इनवॉइस तो आ जाता था, लेकिन जो दूसरी जैसे सेकंड स्टेप है जिसमें पैसा आता था वो डिले हो जाती, ठीक है। ST SC वालों की भी यही चीज़ें बात करी गई, इसमें यही बताया गया। और आखिरी में जैसे इसमें बताया गया एडिटर ने कि जैसे ये जो नया सिस्टम लाया था, जैसे ये जो आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, जिसमें क्या होता था, अब ये आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम ये बता देता हूँ, APBS। इसमें क्या है कि जैसे आधार पेज, मतलब जैसे आधार है वो, जैसे आपको भी अभी बोला जाता है ना कि आधार लिंक कीजिए बैंक अकाउंट से, तो वही चीज़ है कि गवर्नमेंट क्या करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे आधार बेस्ड पेमेंट करती थी, ठीक है। आधार बेस्ड पेमेंट करती है इसमें, ये नया सिस्टम है। पहले क्या होता था, पहले ट्रेडिशनली ऐसा चलता था कि जैसे अलग अलग टाइप से पेमेंट्स वगैरह होती थी। सबसे पहले तो ऐसा होता था कि जैसे बैंक्स में गवर्नमेंट, जैसे जो विलेज वगैरह जो पंचायत है उसके अकाउंट में आता था पैसा, ठीक है। तो वो वहाँ के जो मतलब हेड होता था वो निकालता था और वो बांटता था लोगों को, है ना, ऐसा कोई, फिर वो बांटता था लेके, ठीक है। दूसरा, फिर उसके बाद थोड़ा सा अमेंडमेंट आया, उसमें ऐसा आया कि
जैसे पेमेंट वगैरह आएगा कहाँ, उसमें बीच मतलब जैसे पंचायत के पास ही आएगा, लेकिन फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। वो अलग अलग तरीके से, या फिर कहीं पे ज़िले में आता था फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट, या ब्लॉक में आता था वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट, ये चीज़ें होती थी। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, APBS यानी आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, इसके तहत क्या किया है कि डायरेक्ट पैसा जो है वो किसके अकाउंट में आता है, वो आता है जो अपना वर्क कर रहा है उसके अकाउंट में, वो सीधे आधार को लेके। तो इसमें भी बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, जैसे कि किसी का आधार किसी और के अकाउंट में लिंक है, या फिर किसी का आधार जैसे 2-3 बैंक अकाउंट में लिंक है और जैसे कुछ बंद हो चुके हैं, तो मतलब वो ऐसे बहुत सारे मतलब दिक्कतें आ रही थी। और ऊपर से जैसे ये भी जैसे बैंक वालों को, जैसे बैंक जो है मतलब बैंकिंग वर्कर्स वगैरह जो है उन लोग के ऊपर भी जैसे इससे क्या हो रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ रहा है एक तरीके से, क्योंकि जैसे जो लोग हैं बार बार उनको लोगों को भी बहुत दिक्कत हो रही बार बार। जैसे क्या है, अभी तक पूरी तरीके से क्या नहीं हुआ है, अपना जो इंडिया है वो डिजिटलाइज नहीं हुआ है, तो लोग हैं वो मतलब जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और ये चीज़ें करने में थोड़ा सा कतराते हैं, और जैसे बहुत सारे लोग इस चीज़ से मतलब इस चीज़ पर विश्वास ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है जिसकी वजह से तकलीफ जाती है कि वो जाते हैं बैंक, और बैंक वर्कर्स को मतलब इसमें बहुत ज़्यादा वो हो रहा है ये चीज़ें। अब दूसरी और एक और जो है, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स है उन लोगों को भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें जा रही है। जैसे जो ऑफिसर्स वगैरह, जैसे किसी का पेमेंट आया नहीं है तो वो वहाँ कंप्लेंट के लिए पहुँच जाते हैं, और ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ये जो है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम इसमें अमेंडमेंट कीजिए। और नहीं तो जैसे इसमें और ट्रेडिशनली जो चलता आ रहा था पेमेंट सिस्टम, उसमें कोई फ़र्क नहीं, ऐसा बोला जा रहा है। उसमें भी दिक्कतें थी, इसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, यही सारी चीज़ें, और कुछ नहीं है आर्टिकल एडिटोरियल में, ठीक है। इतना ही था। और जो नेक्स्ट एडिटोरियल जैसे आपको बता दिया, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अपना द हिंदू का न्यूज़पेपर का एनालाइज पूरा तरीके से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि क्या होगा। आज जैसे ये वीडियो डलेगा, ठीक है, आज ये वाला वीडियो डलेगा किसका, न्यूज़पेपर एनालिस्ट का, ठीक है। ये आज का, ठीक है, आज से ऐसा नहीं, कल से क्या होगा कि सुबह 4 या 5 बजे क्या होगा, एक करंट अफेयर का वीडियो डालेंगे, ठीक है। एक करंट अफेयर का वीडियो डालेंगे अपन डेली बेसिस पे, जिसमें मैं 1 नवंबर से लेके जैसे 1 नवंबर से लेके जितने भी करंट अफेयर्स हुए उसके पहले के भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। वो पहले का करते रह जाएंगे तो अभी के जो मतलब अभी के टाइम वाइज जो चल रहा है वो मतलब वो उसमें दिक्कत आएगी, ठीक है। तो 1 नवंबर से जितने भी इश्यूज वगैरह आए हैं, ठीक है, न्यूज़ में, और जितने भी जैसे जो पेपर के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, दूसरी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस नहीं करेंगे, बस जो पेपर के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है उसमें मैं बताऊंगा भी कौन से सेक्शन में किस टाइप का क्वेश्चंस आता है ये, और जैसे ये चीज़ें उसमें पूरी अच्छे तरीके से डिस्कस करें। जैसे अभी G20 वगैरह गया, जैसे जो अभी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस वगैरह, इन चीज़ों में क्या डिस्कशन आया, क्या है कि जैसे न्यूज़पेपर में क्या होता है कि अलग अलग आज जो डिस्कशन आया, ठीक है, आज जो निर्णय, आज जो बातें हुई वो आई, कल जो बातें हुई वो आई, परसों जो बातें हुई वो आई, तो इसमें क्या हो, एक मिसमैच हो जाता है। तो अपन उस करंट अफेयर वाले वीडियो में क्या करेंगे कि एक पूरे तरीके से जो निष्कर्षण है, जैसे G20 उठाया तो G20 की मीटिंग में जैसे न्यूज़पेपर में वो 3-4 दिन रहा, अलग अलग चीज़ें अलग अलग आई, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, एक साथ करेंगे अपन, ठीक है। ये मेन मोटिव है किसका, जो अपना जो उसका करंट अफेयर का वीडियो आने वाला है ना, उस चीज़ का, ठीक है। 1 नवंबर से लेके अपन लगातार करते रहेंगे, ठीक है। और पुराने वाले भी करेंगे, जैसे अक्टूबर सितंबर इनके भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। अभी आप 1 नवंबर से ध्यान दीजिए, ठीक है। और ये करंट अफेयर का वीडियो आएगा, ठीक है। उसके बाद अपने जो न्यूज़पेपर एनालाइज का वीडियो आता है, ठीक है, जैसे ये वाला है ऐसे ही आएगा डेली बेसिस पे। तो एक करंट अफेयर का वीडियो, एक न्यूज़पेपर एनालाइज का वीडियो, ठीक है। अब क्या होगा कि शाम को क्या, इन्हीं दोनों का एक क्वेश्चन, इन्हीं दोनों के लेके प्रीलिम्स के टाइप से MCQ बेस्ड क्वेश्चन का भी एक वीडियो आएगा, ठीक है। वो भी अटेम्प्ट करना, जिसमें इनके बीच के जितने क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है, वो सारे जितनी पॉसिबिलिटीज़ है वो सारे क्वेश्चंस वगैरह बना के मैं यहाँ दूंगा, जिसकी वजह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। आपको पता भी चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और जैसे क्या जैसे अलग अलग चीज़ें आने वाली है, मतलब ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है। और मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी जैसे बहुत सारी, जैसे अपन ये वाला जो करंट अफेयर का वीडियो डिस्कस करेंगे, जिसमें मेंस आंसर राइटिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएंगे। और मेंस आंसर राइटिंग में क्या है, आपको जो बुकिश नॉलेज है उसका भी ज़रूरत होना चाहिए, सब्जेक्टिव नॉलेज, ठीक है। करंट अफेयर बेस्ड पे ही पूरा आंसर नहीं लिख सकते, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत दिक्कत होगी मेंस आंसर राइटिंग की हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो अपन बस क्या करेंगे, MCQ जो कि UPSC
या फिर स्टेट पीसीएस और जो भी अदर एग्जाम्स वगैरह जैसे एसएससी वगैरह, इनमें भी जैसे जो पॉसिबिलिटीज़ है जो सारे क्वेश्चंस की, वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लीजिए और ये डेली बेसिस पे तीनों वीडियो आएंगे, ठीक है। अब ये चीज़ें समझ में आए, एक करंट अफेयर का वीडियो, एक अपने न्यूज़ एनालिस्ट का डेली बेसिस का, और डेली बेसिस के करंट अफेयर का वीडियो, एक क्वेश्चंस वगैरह का जिसमें मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है। आपको आंसर खुद ही देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में खुद ही देना है, ठीक है। और ये वाली पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, न्यूज़पेपर की भी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, क्वेश्चंस वगैरह जो है इसकी भी जो है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आया समझ? ये जैसे ये इतना रहेगा, अपने 3 वीडियो आएंगे और इसमें आपकी जो ओवरऑल तैयारी हो जाएगी। आपने देखो पहले पूरा टॉपिक भी पढ़ लिए, फिर न्यूज़पेपर में जो नए टॉपिक्स और एनालिसिस भी कर लेंगे, ठीक है। और ये वाला जो करंट अफेयर का वीडियो रहने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला, न्यूज़पेपर का भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आंसर है ये ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 10-15 मिनट का, ठीक है। जल्दी बस क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। और मतलब उसको वो करना है, आप लोग उसके आंसर फटाफट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और यही चीज़ें चलती रहेगी जिससे आपका ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, सारी चीज़ें, ठीक है। और इसके आंसर फिर क्वेश्चंस वगैरह के नेक्स्ट जो अगले दिन का जो क्वेश्चंस वगैरह का जो वीडियो आएगा उसी में इसके आंसर सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जो इस दिन के आंसर है, ठीक है, सारे वो मैच कर लेना आप, ठीक है। और उसके बाद फिर उस दिन के क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, ठीक है। ऐसा रेगुलर बेसिस पे चलता रहेगा। तो डेली 3 वीडियो आएंगे जिसमें आपका ओवरऑल सब कुछ कंप्लीट होगा। और ये करंट अफेयर का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे जो स्कीम्स वगैरह हो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अदर, और हाँ करंट अफेयर के वीडियो में बस द हिंदू का ही नहीं आऊँगा, द हिंदू की ही जो मतलब वो है वो ही नहीं लाऊंगा, और जो अदर पेपर है जैसे अपना इंडियन एक्सप्रेस है, ठीक है, पीआईबी की रिपोर्ट रहती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी उसी में इंक्लूडेड रहेगी। मतलब ओवरऑल जो करंट अफेयर है बहुत ज़्यादा एग्जाम के मतलब एग्जाम बेस्ड, मतलब सारा जो पॉइंट टू पॉइंट रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, हर एक टॉपिक। तो जिसकी वजह से उसको बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे सबको। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, डेली बेसिस के क्वेश्चंस के लिए और वीडियोज़ के लिए। हैव अ नाइस डे सबको।